इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। जैसा कि आपको पता है ये एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसका जिक्र संविधान में किया गया है। संविधान के आर्टिकल नंबर 324 से लेकर आर्टिकल नंबर 329 में इलेक्शन से संबंधित प्रोविजंस दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट स्थापना 25 जनवरी 1950 को कर दी गई थी और इसी 25 जनवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम मनाते हैं। तो 25 जनवरी ये फैक्ट है जो हमें एग्जाम के लिए याद ही रखना है कि 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस इसलिए ही मनाते हैं क्योंकि 25 जनवरी 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। और बच्चों जैसा कि मैंने बोला आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है, जिसमें सबसे पहला आर्टिकल 324 जिसमें कहा गया है कि एक भारत के लिए इलेक्शन कमीशन होगा, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारत निर्वाचन आयोग बनेगा। ऐसा आर्टिकल नंबर 324 में कहा गया है। हम सभी आर्टिकल्स को आगे आपको जानकारी देने वाले हैं, सारे आर्टिकल्स 324 से लेकर 329। देखिए जैसा मैंने बताया निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हमारे भारत देश में पहली बार आम चुनाव 1952 में हुए थे। ये भी एक फैक्ट है, ये हमें याद रखना है। इसका मतलब निर्वाचन आयोग ने भारत में सबसे पहले चुनाव जो कराए होंगे वो 1952 में कराए होंगे, जो पहले आम चुनाव हुए थे। अब यहाँ याद रखने वाली बात यह भी है कि जो सबसे पहले चुनाव आयुक्त तो भारत के बने उनका नाम सुकुमार सेन था। कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर या पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अब बच्चों यहाँ दूसरा फैक्ट याद रखने वाला ये है कि 1952 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्यीय था। 1952 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्यीय था, यानी कि सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त। 15 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक इसको 3 सदस्यीय कर दिया गया। 15 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक ये 3 सदस्यीय हुआ, मतलब एक इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते थे, अदर इलेक्शन कमिश्नर। समझे आप? तो याद रखना 1952 से लेकर 1989 तक एक ही आदमी हुआ करता था। 1989 से 1990 देखो 15 अक्टूबर से लेकर 1 जनवरी तक सिर्फ 3 महीने के लिए ये 3 सदस्य हुआ। लेकिन पुनः 1 जनवरी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इसका स्ट्रक्चर पुनः पहले जैसा कर दिया जाए। जाहिर सी बात है सरकार के किसी अपील पर आदेश दिया गया होगा। तो 1 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक ये फिर से एक सदस्यीय हो गया। अब यहाँ बात ये याद रखनी पड़ेगी हमें कि 1 अक्टूबर 1993 से इसको पुनः 3 सदस्यीय कर दिया गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था तारकुंडे समिति की सिफारिश। तारकुंडे समिति हालांकि 70 के दशक में बनी हुई समिति थी। उनकी सिफारिशों में कहा गया था कि भाई चुनाव आयोग बहुसदस्यीय होना चाहिए, इसमें एक से ज्यादा सदस्य होना चाहिए। उनकी सिफारिशों को स्वीकार करते हुए फाइनली कांग्रेस सरकार ने 1 अक्टूबर 1993 से आयोग को पुनः 3 सदस्यीय कर दिया। 3 सदस्यीय करने के लिए अनुच्छेद 324(2) दूसरा जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि निर्वाचन आयुक्त कैसे बनेगा। निर्वाचन आयुक्त एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा, अदर इलेक्शन कमिश्नर से मिलकर बनेगा। किसी भी आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी द्वारा ही की जाती है, ये हमें याद रखना है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में कौन कौन है ये हमें पता होना चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी सुनील अरोड़ा थे, लेकिन 14 अप्रैल 2021 को सुशील चंद्र ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार ग्रहण कर लिया है। लेकिन चूंकि अगर हम एमपीपीएससी परीक्षा की बात करें तो उसका चूंकि पेपर होने वाला था जिसको आगे पोस्टपोन किया गया, तो पेपर तो रेडी होगा। तो अगर उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में पूछा भी जाएगा तो आपको ऑप्शन में सुनील अरोड़ा ही दिया जाएगा। और आप अगर ये ऑप्शन आपके साथ सुशील चंद्रा हो
तो आपको सुशील चंद्र पर आंसर लगा देना है, क्योंकि वर्तमान में 2022 तक जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वो सुशील चंद्रा की देखरेख में ही होने वाले हैं। तो वर्तमान में फिलहाल निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील चंद्र। एक और चीज जो याद रखने वाली है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, और अदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अदर इलेक्शन कमिश्नर की बस 62 वर्ष है। यहाँ 65 वर्ष है और यहाँ 62 वर्ष है, ये आपको याद रखना है। देखो, एक चुनाव आयुक्त हो गया और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हो गए। मुख्य चुनाव आयुक्त की 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी कि या तो उसने 6 साल की पदावधि पूरी कर ली हो या वो 65 साल का हो चुका हो। अदर चुनाव आयुक्त के लिए क्या योग्यता है, पदावधि है कि वो 6 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो या उसकी आयु 62 वर्ष पूरी हो चुकी हो। इनका काम क्या है? इनका काम है भाई निर्वाचनों का पर्यवेक्षण, मतलब सुपरविजन करना, डायरेक्शन करना, ऑर्गेनाइज करना, निर्वाचन नामावली तैयार करना मतलब मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना, और पंजीकृत दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तर के दलों के रूप में वर्गीकृत करना। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल कैसे बनते हैं और राज्य स्तर के दल कैसे बनते हैं, उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं। इसके बाद चुनाव आयोग का भी ये कार्य है कि वो किसी सांसद या विधायक की अयोग्यता पर सलाह दे। शक्ति विशेष तौर पर याद रखें, इसकी शक्ति कार्यपालिका के द्वारा नियंत्रित नहीं होती, मतलब गवर्नमेंट का कोई रोल इलेक्शन कमिश्नर में नहीं है। तो अनुच्छेद गवर्नमेंट इन द सेंस राष्ट्रपति जी का भी कोई रोल नहीं है। संसद कुछ कुछ जगहों पर कुछ नियम बना सकती है, वो भी मतदाता सूची नामावली तैयार करने में या परिसीमन के क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को मिला हुआ है, लेकिन इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं। तो अनुच्छेद 324(5) के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति से पद से हटाया जा सकता है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता हो। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये हम सबको पता होती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या बात है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 324(5) में कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है अगर उसको हटाना है तो वो कैसे हटाया जाएगा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है, कई जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ता है। महाभियोग राष्ट्रपति जी को हटाने के लिए लाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग लाया जा सकता है। और ये महाभियोग कैसे लाया जा सकता है? इसको संसद के किसी भी सदन के समक्ष लाया जा सकता है। अगर इसको लोकसभा में लाना हो तो कम से कम 100 सिग्नेचर चाहिए सांसदों के, और अगर इसको राज्यसभा में लाना हो तो 50 लोगों के सिग्नेचर चाहिए। अगर ये, और होता क्या है, जैसे भाई महाभियोग लाया गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है, तो उनके लिए महाभियोग लाया गया लोकसभा में 100 लोगों ने हस्ताक्षर करके दे दिए। भाई लोकसभा अध्यक्ष को पता चला कि महाभियोग लाया गया है, तो अगर ये किसी एक सदन में लाया गया तो अध्यक्ष साहब क्या करेंगे? अध्यक्ष साहब एक समिति बनाएंगे 3 लोगों की। जब ये प्रस्ताव लाया जाएगा उसी के बाद जांच के लिए अध्यक्ष एक समिति बनाएगा जिसमें 3 लोग होंगे। और वो 3 लोग कौन कौन होंगे? उन 3 लोगों में एक व्यक्ति होगा सुप्रीम कोर्ट का जो जज रहा हो, दूसरा व्यक्ति होगा जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हों, सॉरी, तीसरे व्यक्ति कोई ख्याति प्राप्त व्यक्ति रहेंगे जो उससे संबंधित रहते हों। अगर महाभियोग दोनों सदनों में लाया गया है तो एक संयुक्त टीम बना दी जाएगी दोनों सदनों के लिए 3 लोगों की। अगर दोनों सदनों में लाया गया है तो संयुक्त टीम बना दी जाएगी। इन 3 सदस्यीय टीम में सुप्रीम कोर्ट के एक जज होते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, और एक तीसरे व्यक्ति जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं, जो जिनको उचित लगे उस समय उस समिति में शामिल करने का। तो ये समिति डिसाइड करती है, जांच करती है, जांच के बाद ये अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपती है, और जब अगर अध्यक्ष को उचित लगता है तो अध्यक्ष उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं और राष्ट्रपति जी फिर उनको उसके पद से हटाते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है।
कितनी बार ऐसा हो चुका है या क्या हो चुका है, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि कितनी बार ऐसा हमारे देश में हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या हाई कोर्ट के न्यायाधीश या राष्ट्रपति, कब ऐसा हुआ है, ये मैं आपको आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी हम बता करते हैं, इनके कार्यों की बात करते थे और शक्तियों की बात। चुनाव की अधिसूचना कौन से जारी करता है? देखो, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जी जारी करते हैं, और अगर विधानसभाओं के चुनाव हैं, विधानमंडलों के चुनाव हैं, तो राज्यपाल चुनाव की अधिसूचना जारी करते हैं। ये एक और फैक्ट याद रखने वाला कि भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त वी एस रमा देवी, ये हमें याद ही रखना है। पहली महिला चुनाव आयुक्त वी एस रमा देवी थी। हम 325 की बात कर रहे थे, इसके बाद आर्टिकल नंबर 326 दिया गया है। सॉरी, हमने 324 की बात की थी, यहाँ 326 दिया गया है। 325 भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये 326 देखिए कि अनुच्छेद नंबर 326 के तहत वयस्क मताधिकार के प्रावधान हैं। इसका मतलब हमारे देश में वयस्क व्यक्ति, यानी कि जिसने 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर ली हो, वो वयस्क व्यक्ति मतदान करेगा, ऐसा 326 के तहत कहा गया है। और एक बात और याद रखना है, पहले 1988 से पहले हमारे देश में वयस्क का मतलब 21 वर्ष समझा जाता था, यानी कि वोट की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी। लेकिन सरकार, तत्कालीन राजीव गांधी सरकार 61वां संविधान संशोधन लेकर आई, और इस 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान देने की एज थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये आपको 61वां संविधान संशोधन याद रखना है, 1988, जिसके द्वारा 21 से वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। और दूसरी बात आपको याद ये रखना है कि ये जो वोट डालने का अधिकार होता है, ये विधिक होता है या सांविधिक होता है या कानूनी होता है, स्टैट्यूटरी होता है। वोट डालने का अधिकार ये कानूनी अधिकार होता है, जो हमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मिलता है। अगर कानूनी अधिकार है तो वो किसी कानून से ही मिलेगा, अगर वो संवैधानिक अधिकार है तो वो संविधान ने दिया होगा। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में वोट डालने के अधिकार को विधिक, सांविधिक या स्टैट्यूटरी माना गया है। इसका मतलब 51 के तहत। और आपको दूसरी बात क्या याद रखनी है, 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा वोटिंग आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, जिसको लागू किया गया 28 मार्च 1989। कई परीक्षाओं में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई कौन से चुनाव में? तो याद रखना 28 मार्च 1989 से लागू है, मतलब जो 1989 में आम चुनाव हुए थे हमारे देश में, उससे ही ये 18 वर्ष की आयु कर दी गई थी। अब बच्चों, ये बात और थोड़ी सी समझने वाली है कि निर्वाचन मशीनरी क्या, कौन कौन लोग होते हैं या किस स्तर पर ये चुनाव संपन्न कराए जाते हैं, कौन अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं इनमें। तो सबसे पहले आप बात समझना, हमने क्या बनाया चुनाव आयोग। भाई, चुनाव आयोग में 3 लोग होते हैं। कौन? एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। अब चुनाव आयोग क्या करता है, हर राज्य में, हर राज्य के लिए एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी बना देता है। हर राज्य में एक चीफ इलेक्शन ऑफिसर बनाता है। कौन बनाता है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग राज्य के लिए एक एक उन्होंने ऑफिसर दे दिया। अब ये राज्य का ऑफिसर क्या करता है, हर जिले में एक जिला निर्वाचन अधिकारी बना। आपको पता होगा कि भाई जब चुनाव आते हैं तो कलेक्टर साहब जिला निर्वाचन अधिकारी बन जाते हैं, यानी कि वो निर्वाचन आयोग के अधीन काम करने लगते हैं। तो हमने क्या बना दिया, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने हर जिले में एक जिला निर्वाचन अधिकारी बना दिया। अब क्या होता है, पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ही की जाती है। ये पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं, आगे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। लेकिन पीठासीन अधिकारी किसी भी मतदान केंद्र पर चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है। राज्य सरकार चुनाव आयोग पर्यवेक्षक भी नामित करता है। चुनाव आयोग विभिन्न क्षेत्रों के लिए सुपरवाइजर भी रखता है, जो सीधे चुनाव आयोग को रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा एक आरओ होता है, रिटर्निंग ऑफिसर, जो पूरी कार्यप्रणाली के लिए जिम्मेदार होता है, चुनाव कराने हेतु जिम्मेदार है। चुनाव में जो भी काम होंगे इनकी देखरेख में होंगे, रिटर्निंग ऑफिसर के देखरेख में होंगे। तो अब बच्चों समझना, अनुच्छेद नंबर 324 में क्या कहा गया कि भारत का निर्वाचन आयोग जो संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 325। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल नंबर 325 कहता है कि भाई किसी भी व्यक्ति को भारत देश में धर्म, वंश, लिंग और जाति के आधार पर उसका नाम मतदाता सूची में
नहीं जोड़े जाने का विरोध किया गया है। मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में न जोड़ा जाए, ऐसा नहीं हो सकता है किसी भी भेदभाव के आधार पर। हर व्यक्ति को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने की उसको आज़ादी है, और ये भारत का संविधान उसको आज़ादी देता है। तो 325 में ये कहा गया है। इसके बाद 326 आर्टिकल में कहा गया है वयस्क मताधिकार, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। आर्टिकल नंबर 326 में वयस्क मताधिकार के प्रावधान दिए गए। 324 में इलेक्शन कमीशन। 325 में यह कहा गया है कि वोटिंग लिस्ट में भाई भेदभाव के आधार पर किसी का नाम न जोड़ा जाए, ऐसा ना हो। 326 में वयस्क मताधिकार। 327 में बस इतना बता दिया गया है कि जो संसद क्या करेगी, इस संबंध में संसद को क्या शक्ति मिली हुई है। 327 में 27 संसद कि मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में संसद नियम बना सकती है। किसको तैयार करने के संबंध में? मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में संसद नियम बना सकती है। इसके अलावा संसद क्या कर सकती है? इसके अलावा संसद परिसीमन के संदर्भ में कोई कानून बना सकती है। उसका कोई कंट्रोल नहीं है। वो क्या कर सकती है कि भाई मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में कोई नियम बना सकती है, या परिसीमन के संदर्भ में कानून बना सकती है। परिसीमन का मतलब देखो, हर एक जनगणना के बाद क्या होता है, अभी आगे ये भी मिलने वाला है, एक परिसीमन आयोग का गठन कर दिया जाता है जो चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करता है, विभिन्न चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करता है। तो देखो बच्चों, हम 326 पर थे। 327 को हमने बताया कि संसद के क्या अधिकार है। 328 जैसे संसद को अधिकार है, वैसे राज्य विधानमंडल को अधिकार 328 में है कि भाई राज्य के अंदर होने वाले चुनावों के लिए प्रावधान भी कुछ बनाए जा सकते हैं राज्य विधानमंडल द्वारा, यानी कि विधानसभा द्वारा। संसद द्वारा क्या बनाए जा सकते हैं भाई? मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में नियम बनाए जा सकते हैं, और राज्यों के द्वारा भी ऐसे कुछ नियम बनाए जा सकते हैं चुनाव। अब 329, महत्वपूर्ण बात यह है, 329 आर्टिकल नंबर 329 कहता है कि चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालय की कोई हस्तक्षेप नहीं होगी। चूंकि ये एक स्वतंत्र निकाय है, चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है आर्टिकल नंबर 329 के द्वारा। अब जो मैंने आपको बताया था, आरओ कौन होता है, जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है, पर्यवेक्षक कौन होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आप जानते हैं, ईवीएम की स्टार्टिंग हो चुकी है। अब जो चुनाव सुधार के बारे में मैंने आपको बताया था, तारकुंडे समिति सबसे पहले बनी थी 1974-75 में। इस समिति ने रिपोर्ट दी थी। इसके बाद नाम आता है दिनेश गोस्वामी समिति। इन्होंने भी 1990, ये जब 1990 में बनी, मैंने फाइनली एक बात बताई थी कि 1952 से लेकर 1989, वो डेट थी 15 अक्टूबर 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्यीय था। 15 अक्टूबर 1989 से लेकर 1 जनवरी 1990 तक ये हुआ भाई 3 सदस्यीय। अब 1 जनवरी 1990 से पुनः 1 सदस्यीय हो गया, लेकिन फाइनली एक डेट आई 1 अक्टूबर 1993। ये याद रखना है आपको, 1 अक्टूबर 1993 से ये दोबारा 3 सदस्यीय हो गया। और इसके पीछे दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश थी कि सबसे पहले तारकुंडे समिति ने भी यही कहा कि भाई चुनाव आयोग जो है वो बहुसदस्यीय होना चाहिए। इनकी बात मानी गई, लेकिन सरकार बदली, नौटंकी चली, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो पहले था वैसे ही कर दिया जाए। फिर दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा भाई बहुसदस्यीय आयोग होना ही चाहिए। तो 1990 में जो दिनेश गोस्वामी समिति बनी थी, उसकी सिफारिशों के आधार पर कांग्रेस सरकार ने 1993 में इसको पुनः 3 सदस्यीय कर दिया। इसी के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोहरा समिति का संबंध किससे है? कि भाई बोहरा समिति जब बनी थी 1993 में, इसको बनाने के पीछे का कारण था कि जो अपराध जगत था और राजनीति थी, उनके बीचों के संबंध की जांच करना था। इसके बाद इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में चुनाव खर्च सरकार द्वारा वहन करने संबंधित उन्होंने सिफारिश की थी। विधि आयोग की रिपोर्ट 1999 में आई। भारतीय चुनाव आयोग चुनाव की रिपोर्ट 2004 में आई। तनख्वाह समिति की रिपोर्ट 2010 में आई चुनाव सुधारों पर। और बेसिक तौर पर ये टॉपिक जो है, ये बड़ा विश्लेषण करने वाला टॉपिक है कि भारत में चुनाव सुधार एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। भारत में चुनाव सुधार को बेसिकली 3 भागों में विभाजित किया जाता है कि वह 1996 के पहले, 1996 में हुए चुनाव सुधार और 1996 के बाद हुए चुनाव सुधार। तो 1996 के पहले हुए चुनावों में आपको पता है क्या क्या हुआ? 61वां संविधान संशोधन हुआ, जिससे क्या हुआ, 21 वर्ष से आयु घटाकर कितनी कर दी, 18 वर्ष। यानी कि कुल मिलाकर दूसरी चीज क्या कर दी, प्रस्तावकों की संख्या में वृद्धि कर दी। यानी कि राज्यसभा और विधान परिषद में प्रस्तावकों की संख्या बढ़ाकर क्षेत्र के कुल मतदाताओं की 10% कर दी। इसको याद रखना इतना आवश्यक नहीं है। ये याद रखना आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सबसे पहले 1989 में आ गई थी।
अब चुनाव सुधार 1996 में क्या हुए? सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने लिखी है, राष्ट्रीय सबसे पहले लिखा है चुनाव सुधार 1996 कि भाई उम्मीदवारों के नामों को निम्न क्रम में सूचीबद्ध करना, कि कोई भी उम्मीदवार होंगे उनको किस तरीके से सूचीबद्ध करना है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार, नंबर 2 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवार। देखिए, एक तो पार्टी हो गई जो रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड पार्टी में से कुछ पार्टियों को मिलती है मान्यता, और कई पार्टी निर्दलीय उम्मीदवार यानी कि नॉट रजिस्टर्ड, है ना। तो 3 तरह के हो गए। ये बात और आपको याद रखने वाली है। राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने पर अयोग्य घोषित करने का कानून ये आ गया था राष्ट्रीय गौरव विरोध अधिनियम 1971। राष्ट्रीय गौरव विरोध अधिनियम 1971 के तहत निम्नलिखित अपराधों के लिए सजा प्राप्त व्यक्ति 6 साल तक विधानसभा तथा लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा। राष्ट्रीय गौरव विरोध अधिनियम 1971 की जब बात चली ही गई है और यहाँ कहा गया है कि इनमें से, यानी कि अपन राष्ट्रीय झंडे का कोई नेता अनादर करता है, भारत के संविधान का अनादर करता है या राष्ट्रगान गाने से रोकने का अपराध करता है, वो 6 साल तक कोई भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस 1971 के कानून से 1972 का एक बहुत बड़ा घटनाक्रम जुड़ा हुआ है, इससे संबंध रखता है। इससे थोड़ा सा संबंध, थोड़ा नहीं बहुत सारा संबंध है। दोस्तों, 1972 में हमारे देश में आम चुनाव हुए थे और 1972 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ नारा दिया गया था इंदिरा गांधी जी द्वारा, और उस चुनाव में इंदिरा गांधी जी ने पर्याप्त बहुमत हासिल करके अपनी सरकार बना ली थी। 1972 में हुए चुनावों में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा था, क्योंकि 1972 में ही एक ऐसी सीट थी, असल में एक ऐसी सीट थी जिसका ताल्लुक गांधी परिवार से था। मैं वहां तक जाना नहीं चाहता हूं, अमेठी की सीट थी। चुनाव में धांधली के आरोप लगे 1972 में, जहां से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती थी, वहां धांधली के आरोप लगे। उनके विपक्ष में जो चुनाव लड़े थे, उन्होंने कहा कि भाई इंदिरा गांधी ने वोटिंग पूल लूट लिए और भ्रष्टाचार किया है, और भ्रष्टाचार यानी कि धांधली से वो चुनाव जीती हैं 1972 में। ये मामला पहुंच गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद भारत देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत देश का प्रधानमंत्री हाई कोर्ट में उपस्थित हुआ और हाई कोर्ट ने उनको माना। उन जितने भी एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए गए थे, हाई कोर्ट ने उनको सही माना। और इसी के बाद जब इंदिरा गांधी जी के ऊपर भारी दबाव हो गया था, क्योंकि वो 6 साल के लिए अयोग्य घोषित हो सकती थी चुनाव लड़ने के लिए, तब उन्होंने ऐसे बिगड़े हालातों में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जिसको भारत देश में इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है, 1975 की इमरजेंसी। तो बच्चों, 1972 की ये घटनाक्रम था। हम आगे बढ़ते हैं। 1996 के इन्हीं चुनाव सुधारों के तहत ही ये डिसाइड किया गया कि भाई मतदान की अवधि के 48 घंटे पहले तक शराब नहीं बेची जा सकती है, और ये मुख्य बात कि भाई 2 से अधिक चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी कर दिया गया। तो इसी तरीके से ये चुनाव सुधार 1996 के बाद यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावक और समर्थकों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 कर दी गई। ये आप याद रख सकते हैं। ये 1997 में हुआ था कि जब चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावकों और समर्थकों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 कर दी गई, यानी कि कुल मिला के 100 लोग हो गए। इस तरह से चुनाव सुधारों की हम चर्चा कर रहे थे। अब हम बात करते हैं परिसीमन आयोग। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। इनका काम क्या होता है? देखिए, विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारण करता है। देखिए, अब तक कुल मिलाकर 4 बार भारत में डिलिमिटेशन कमीशन बन चुका है, सिर्फ 4 बार। देखो, सबसे पहले चुनाव 1951 में जनगणना हुई, ठीक है, तो 1952 में परिसीमन आयोग बन गया। फिर 1961 में जनगणना हुई, उसकी जनगणना के बाद 1963 में आयोग बन गया। उसके बाद 1971 में जनगणना हुई, फिर ये आयोग बन गया 1973 में। फिर जनगणना 1981 में हुई और फिर 1991 में हुई। इन 2 जगहों पर आयोग नहीं बना, लेकिन फाइनली जब जनगणना 2001 की हुई, 2001 के बाद 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। मतलब परिसीमन आयोग जो गठित किया गया वो विगत जनगणना के आधार पर किया जाता है, चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करता है, बाकी आरक्षित क्षेत्रों को भी देखता है। अब देखिए, भारत में कुल मिलाकर अभी तक 8 पार्टीज को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला है। ये आपको पता होना चाहिए कि
कि सबसे पहले जो सबसे पुरानी पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में इसको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल था ये। और भारतीय जनता पार्टी 1980, बहुजन समाजवादी पार्टी 1984, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920 से 1924, सीपीआईएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1964, इसको बोलते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसको भाकपा, और ये होती है माकपा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। तृणमूल कांग्रेस 1998 में तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा मिल गया था। और 1999 में शरद पवार जी की पार्टी नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनलाइज कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1999 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। और जो अंतिम 8वां दल जो अभी बना है, जो 2013 में बना था, ये नेशनल पीपल्स पार्टी थी। पीए संगमा ने बनाई थी ये पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, जो 8वां राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल है। देखिए, संवैधानिक मान्यता ये कब से शुरू हुई? 1985 से समझ लो। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी हैं, ये अभी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल नहीं है। क्यों नहीं है, उसका कारण ये नीचे लिखा हुआ है कि कौन बन सकता है राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल। कि वो पार्टी जिसने 4 अलग अलग स्टेट में कम से कम लोकसभा की 4 सीटें जीती हूं, साथ ही साथ उसको 6% वोट मिले हो। मतलब 4 अलग अलग राज्यों में कम से कम लोकसभा की 4 सीट और 6% वोट। ये 6% वोट आपको याद रखना है। दूसरी शर्त है, अगर ये शर्त पूरी नहीं हो रही तो दूसरी शर्त ये है कि 3 राज्यों से लोकसभा की 3% सीट, कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा की कम से कम 3% सीट, जो लगभग 11 सीट कहलाएं। या अगर दोनों भी नहीं हो रही है तो तीसरी है कि 4 राज्यों से उसको मान्यता प्राप्त हो, मतलब राज्य स्तर का दल हो वो 4 राज्यों में। अब यहां बात आती है कि भाई राज्य स्तरीय दल क्या होता है। तो ये राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल 3 चीजें, मतलब सबसे पहले नंबर पर 4 अलग अलग राज्यों में 4 सीट या 6% वोट। अगर ये नहीं है तो भाई 3 राज्यों में लोकसभा की कम से कम 3% सीट। अगर ये भी नहीं है तो भाई 4 राज्यों से मान्यता प्राप्त दल हो। इन तीनों में से कोई भी। मेंस में अगर पूछा जाता है तो आपको ये तीनों पॉइंट लिखने चाहिए 3 मार्कर्स में। अब देखिए, राज्य स्तरीय दल विधानसभा चुनाव में या तो 6% वोट मिले हों, साथ ही साथ कम से कम 2 विधानसभा सीट। अगर कोई भी पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी बननी चाहती है तो उसको विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट मिली हो और साथ ही साथ कम से कम 2 सीट मिली हो। अगर ऐसा नहीं है तो लोकसभा चुनाव में उसको 6% वोट मिले हो और सिर्फ 1 सीट मिली हो। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन हो जाए। अगर विधानसभा चुनाव है 6% वोट कंपलसरी है, कम से कम 2 सीट। और अगर लोकसभा चुनाव है तो 6% वोट और 1 सीट से भी काम चल जाएगा। और इसके अलावा 3% या 3 सीट, विधानसभा चुनाव में 3% या 3 सीट, जो भी कम हो, वो जो भी अधिक हो, वो हो सकती है। इसके बाद बच्चों ये था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी। आप स्क्रॉल या बैक करके इसको पढ़ सकते हैं।